चैप्टर 13 उपचार। अगले कुछ दिनों में अरिव रेवांश की जिंदगी फिर से अपनी पुरानी रफ्तार पर लौट आई। दिन के समय वह जंगल के पीछे वाले खुले मैदान में अपने शरीर को पागलपन की हद तक प्रशिक्षित करता। उसके घुटने मिट्टी से भर जाते, सांस तेज हो जाती और शरीर थकान से टूटने लगता। जब उसे लगता कि अब वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता, तब वह सीधे पहाड़ों के नीचे छुपे हुए शिला कुंड की ओर चला जाता। ठंडे और साफ पानी से भरा वह कुंड जैसे किसी चमत्कारी शक्ति से भरा हुआ था। अरिव उसमें उतर जाता और सिर्फ आधे घंटे बाद वह फिर से नई ऊर्जा के साथ बाहर निकलता, जैसे उसका शरीर अभी अभी फिर से गढ़ा गया हो। इसके बाद वह बिना एक पल गवाए फिर से भेदन मुक्का का अभ्यास शुरू कर देता। पा 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 जंगल की हवा में गूंजती हुई आवाज बार बार फैलती रहती। एक के बाद एक प्रतिध्वनि दूर तक फैल जाती। रेवांश कुल की नई पीढ़ी में शायद ही कोई ऐसा था जो इतनी कठोर साधना सह सके। आखिर शिलाकुंड का प्रभाव किसी ग्रेड 3 एलिक्सिर से भी अधिक शक्तिशाली था, और जब रक्त अमृत उसमें मिलकर हल्का हो गया था तो उसकी शक्ति और भी संतुलित हो गई थी। इसलिए वह अरिव जैसे नए साधक के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। रात की साधना। रात को जब सब सो जाते, अरिव फिर आंखें बंद करता और उसका मन फिर से उसी अंधकार मानस लोक में पहुंच जाता। वहां एक उजला साया खड़ा रहता, बिल्कुल अरिव जैसा। फिर शुरू होती थी साधना। एक के बाद एक भेदन मुक्का के स्टांस। पा 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 प्रतिध्वनियां अंधकार में फैल जातीं। दिन रात की इस निरंतर साधना से अरिव का नियंत्रण और भी तीव्र होता जा रहा था। अब वह आसानी से 9 गूंज निकाल सकता था। 10वीं गूंज का रहस्य भी धीरे धीरे उसके सामने खुल रहा था। हालांकि वह अभी तक उसे पूरी तरह हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन अरिव जानता था यह बस समय की बात है। शांत दिन। और शायद पिछली हार के बाद करण वैरिथ भी अरिव के सामने आना बंद कर चुका था। वह समझ गया था कि अगर अब भी उसने पंगा लिया तो शायद खुद ही अपमानित होगा। इस तरह अरिव को बिना किसी बाधा के अपनी साधना पर ध्यान देने का मौका मिल गया। इसी शांति के बीच एक हफ्ता कब बीत गया, उसे पता ही नहीं चला। मौका। इस पूरे सप्ताह अरिव एक मौके की तलाश में था। वह चाहता था कि किसी तरह 43वीं स्टोन से निकला रक्त अमृत वरक रेवांश को पिला दे। लेकिन वरक अक्सर पहाड़ों में ही रहते। वे जड़ी बूटियां और एलिक्सिर ढूंढने दूर तक चले जाते थे। इसलिए अरिव को मौका ही नहीं मिल पाया। आखिर 8वें दिन वह और इंतजार नहीं कर सका, क्योंकि वरक फिर से घायल होकर लौट आए। घाव। अरिव जंगल में अभ्यास कर रहा था जब अचानक इरा वैलिन की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। अरिव भया, वह तुरंत घर की ओर दौड़ा। कमरे में घुसते ही उसने देखा वरक रेवांश बिस्तर पर पड़े थे। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उनकी आस्तीनों से टपकता हुआ खून जमीन पर गिर रहा था। पिताजी पहाड़ों में एक शक्तिशाली जानवर से टकरा गए, इरा ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अरिव का दिल कस गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। पुरुष रोते नहीं, वरक ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। यह बस छोटा सा घाव है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैठने की कोशिश की, तेज दर्द से उनका चेहरा विकृत हो गया। मेरा रेवांश ने गुस्से से उन्हें देखा। अब भी बहादुरी दिखा रहे हो? उन्होंने पास रखी सुवर्ण जेड शाखा उठा ली। मैं इसे अभी पकाती हूं। वरक तुरंत बोले, अरे! वह तो अरिव के लिए। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही अरिव आगे बढ़ चुका था। माँ, मैं बना देता हूँ। उसने जड़ी बूटी उठाई और तुरंत कमरे से बाहर चला गया। रहस्य। कुछ देर बाद अरिव वापस लौटा। उसके हाथ में हरे रंग का एक चीनी मिट्टी का कटोरा था। उसमें गहरा हरा काढ़ा भरा था जिससे तेज सुगंध उठ रही थी। पिताजी, यह पी लीजिए। वरक ने कटोरे को देखा और मुस्कुरा दिए। तुम भी न। उन्होंने बिना कुछ कहे पूरा काढ़ा एक ही सांस में पी लिया। अरिव चुपचाप उनके चेहरे को देखता रहा। उसने उस काढ़े में छुपकर 43वीं स्टोन का रक्त अमृत मिला दिया था।
अब वह उसके प्रभाव का इंतजार कर रहा था। बदलाव। अचानक वरक का चेहरा लाल पड़ने लगा, जैसे उनके शरीर के भीतर आग जल उठी हो। पिताजी, इरा घबरा गई। वरक का शरीर गर्म हो गया। फिर अचानक खा उन्होंने काले रंग का एक बड़ा थक्का बाहर थूक दिया। मेरा का चेहरा सफेद पड़ गया। वरक। लेकिन अगले ही पल वरक अपनी मुट्ठी को घूरने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य था। यह यह क्या? उन्हें महसूस हुआ कि वर्षों से जमा हुए घाव जैसे धुल गए हों। उनके शरीर की नाड़ियां फिर से खुलने लगी थीं और भीतर ऊर्जा बहने लगी थी। मेरा मेरे घाव, उनकी आवाज कांप रही थी। लगभग ठीक हो गए। मेरा की आंखें फैल गईं। सच? हाँ। वरक की आंखों में आंसू चमक उठे। खुशी में उन्होंने मेरा को कसकर गले लगा लिया। सालों बाद कमरे में उनकी सच्ची हंसी गूंज उठी, वही हंसी जो उन दिनों की याद दिलाती थी जब वह रेवांश कुल के सबसे शक्तिशाली योद्धा हुआ करते थे। बाहर अरिव चुपचाप खड़ा था। उसने अपनी आंखों के कोने पोंछे। 40वीं स्टोन का प्रभाव उसकी उम्मीद से भी अधिक शक्तिशाली निकला था। अगर वरक कुछ और बार यह औषधि ले लें तो उनके पुराने घाव पूरी तरह भर सकते थे। और फिर वरक रेवांश की शक्ति एक बार फिर आकाश छू सकती थी। अरिव ने इरा का हाथ पकड़ा और धीरे से कमरे से बाहर आ गया। दरवाजा बंद करते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, जल्द ही आप फिर से रेवांश कुल का स्तंभ बनेंगे। चैप्टर 14 पंचम श्रेणी चंद्रशक्ति। 40वीं स्टोन से निकले रक्त अमृत का असर वरक रेवांश के शरीर पर उम्मीद से भी ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ। सिर्फ 5 दिनों के भीतर ही उनका चेहरा, जो सालों से बीमारी की वजह से पीला और कमजोर हो गया था, धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी जगह एक पुरानी परिचित चीज वापस आ रही थी, जीवन शक्ति। उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई थी और उनके शरीर में फिर से बल का प्रवाह महसूस होने लगा था। यह बदलाव रेवांश परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर था। चाहे कुछ भी हो, वरक रेवांश ही इस घर का सबसे बड़ा सहारा थे। अगर वे गिर जाते तो पूरा परिवार बिखर सकता था। प्रशिक्षण का जुनून। वरक की सेहत सुधरते ही उनके दिल में सालों से जमा हुआ बोझ भी धीरे धीरे हल्का होने लगा। जो व्यक्ति कभी रेवांश कुल का सबसे तेज योद्धा माना जाता था, वह फिर से खुद को वापस पा रहा था। इसलिए अब अक्सर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई देने लगी थी। और जब अरिव रेवांश ने यह बदलाव देखा तो उसकी साधना का जुनून और भी बढ़ गया। इसी दौरान शिला कुंड का पानी भी बदल गया था। उसमें घुला हुआ रक्त अमृत लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका था, इसलिए अरिव को समय समय पर उसमें फिर से रक्त अमृत की बूंदें टपकानी पड़ती थीं। खुशकिस्मती से 40वीं स्टोन हर 5 दिन में एक नई बूंद बना देता था और एक बूंद से शिलाकुंड का प्रभाव लगभग 10 दिन तक बना रहता था। इसी वजह से अरिव अपनी कठोर साधना को बिना रोके जारी रख पा रहा था। हड्डियों का परिवर्तन। इसी दौरान अरिव को अपने शरीर में एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसकी हड्डियों में कभी कभी तेज खुजली और जलन महसूस होती, जैसे अनगिनत छोटी चींटियां अंदर से हड्डियों को काट रही हों। यह दर्द बेहद तीखा था, लेकिन अरिव के लिए यह एक अच्छी खबर थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसकी साधना अब केवल त्वचा तक सीमित नहीं रही। अब उसका शरीर हड्डियों को मजबूत करने की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका था। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब वह आधिकारिक रूप से पहुंच जाएगा। टेम्पर्ड बॉडी 5वां स्तर। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन इसमें समय लगता था। 40वीं स्टोन की मदद के बावजूद अरिव को अंदाजा था कि इसे पूरी तरह पूरा होने में लगभग 1 महीना लग सकता है। भेदन मुक्का। इसके साथ साथ अरिव की भेदन मुक्का पर पकड़ भी लगातार मजबूत हो रही थी। अंधकार मानस लोक में उजले साये की मार्गदर्शन की वजह से उसकी तकनीक लगभग पूर्णता के करीब पहुंच चुकी थी। अब जब वह मुक्का चलाता तो हर हरकत स्वाभाविक लगती, जैसे हवा खुद उसके साथ बह रही हो। 10वीं गूंज अभी भी कठिन थी,
लेकिन कभी कभी उसे महसूस होता कि एक बहुत हल्की प्रतिध्वनि उसके शरीर के भीतर से उठ रही है। यह एक बड़ा संकेत था कि वह उस रहस्य के करीब पहुंच रहा है। प्रशिक्षण स्थल। रेवांश कुल के प्रशिक्षण स्थल पर उस दिन हवा तेज चल रही थी। अरिव का शरीर एक फुर्तीले बंदर की तरह लगातार हिल रहा था। पा 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 लगातार 6 गूंज जंगल में गूंज उठीं। अरिव ने धीरे से अपने हाथ नीचे किए। बुरा नहीं, वरक, रेवांश ने संतोष से सिर हिलाया। 1 महीने में 6 गूंज निकाल लेना सच में प्रशंसनीय है। अरिव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। अगर पिताजी को पता चल जाए कि वह कभी कभी 9 या 10 गूंज भी निकाल सकता है, तो शायद वे सच में चौंक जाएंगे। रहस्य। कुछ देर बाद अरिव ने अपनी जेब से एक छोटा सा सफेद मोती निकाला। पिताजी, मुझे यह जंगल में मिला था। जरा बताइए यह क्या है? वरक ने बिना ज्यादा ध्यान दिए उसे हाथ में लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस मोती को महसूस किया, उनका चेहरा तुरंत बदल गया। एक ठंडी और शुद्ध ऊर्जा उनके हाथ से होते हुए पूरे शरीर में दौड़ गई। उनकी आंखें अचानक फैल गईं। यह। उन्होंने आश्चर्य से उस मोती को देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, अरिव, शायद तुम्हें पता नहीं तुम क्या ले आए हो। यह एक चंद्रमणि है। अरिव थोड़ा हैरान हुआ। चंद्रमणि? वरक ने गहरी सांस ली। इसके अंदर कम से कम 5वीं श्रेणी की चंद्र शक्ति है। यह सुनकर अरिव भी चौंक गया। उसे अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा मोती इतना कीमती हो सकता है। वरक ने समझाया, पृथ्वी युवान साधक आकाश और धरती से जो चंद्र शक्ति ग्रहण करते हैं, वह अधिकतम 2वीं या 3वीं श्रेणी की होती है। लेकिन यह। उन्होंने मोती को मजबूती से पकड़ा। यह 5वीं श्रेणी की है। इसकी कीमत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। अरिव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो पिताजी, आप ही इसे इस्तेमाल कीजिए। वरक का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन इस बार उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने तुरंत चंद्रमणि अपने पास रख ली, क्योंकि वे जानते थे यह उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। लेकिन अरिव के मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। यह चंद्रमणि आखिर बनी कैसे थी? यह इरावेलिन के शरीर से निकली चंद्र शक्ति से बनी थी। अगर केवल उसकी बाहर निकली शक्ति ही 5वीं श्रेणी की है, तो फिर इरा के शरीर के भीतर मौजूद असली शक्ति कितनी भयावह होगी? अरिव ने आसमान की ओर देखा। उसके मन में एक अनजानी चिंता उठ रही थी। यह ठंड इरा के अंदर आखिर है क्या? रहस्य अभी बाकी है। मिलते हैं अगले अध्याय में। ये थी मिस्टिक कथा। सब्सक्राइब फॉर मोर।